देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th की सेकेंड वॉल्यूम वाला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स फ्लूइड्स। तो हमने बहुत ही कम पढ़ा है, फिर भी उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑसिलेशन, वेव्स वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले तो एक चीज कर लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कुछ पार्ट कर लो। उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। यार मेरे को आप डिफरेंस बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, इन दोनों के बीच में कौन सा फर्क है, और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताओ मेरे को, क्या डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। इसी के बेसिस पे फिर एक क्वेश्चन देता हूं। भाई बिल्कुल बेसिक ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयरिंग स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दो, इतना तो पता ही होगा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा एल अपॉन एफ। वो तो स्ट्रेन का होता है। एफ वाई। फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। स्ट्रेस का फॉर्मूला यार फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास चीजों को जो फोर्स लगाने का तरीका है वो अलग अलग है। जैसे ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है, मैं इसको चारों तरफ से मतलब इसको खींच रहा हूं। तो अगर मैं इसको खींच रहा हूं मतलब मैं इसके लेंथ में चेंजेस निकालना चाह रहा हूं। जैसे ये एग्जांपल लो, ये अगर मैंने कोई एक रॉड ली है और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो परपेंडिकुलर टू द एरिया लगा रहा हूं। परपेंडिकुलर टू द एरिया, ऊपर से मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कराना चाह रहा हूं। तो जब हम लेंथ चेंज कराने की बात करेंगे और फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाएंगे, एरिया लगाएंगे, तो ये वाला चीज हमारा कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। वेरस कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब कि आप किसी एक 3D ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो चारों तरफ से, और आप उसका वॉल्यूम चेंज कराना चाह रहे हो। लेंथ चेंज नहीं, पूरा ऑल ओवर वॉल्यूम चेंज कराना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक क्यूब ले रहा हूं और मैं इस क्यूब के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाऊंगा, तो अब की बार सिर्फ लेंथ वगैरह चेंज नहीं होगी, पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। वेरस अब मेरे को बताओ शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। शेयरिंग स्ट्रेस। तो एंगल जैसे चेंज कराते हैं। बिल्कुल, शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है हम हमेशा फोर्स टेंजेंशियल लगाते हैं। ये चीज याद रखना। टेंजेंशियल का मतलब क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ या वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं कराना, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करानी है। जैसे इस तरीके से समझो कि यार ये मेरे पास एक क्यूब है। थोड़ा सा बस एक एग्जांपल समझ लेना, उसी के बेसिस पे फिर एक क्वेश्चन देता हूं। कि यार ये मेरे पास एक क्यूब है और मैंने क्या कर दिया, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो भैया सिर्फ इस क्यूब के टॉप सरफेस पे लगा रहा हूं। टॉप सरफेस पे मैंने बस इधर फोर्स लगाया, ऊपर वाली सरफेस पे। तो यार क्या होगा, हमारी ऊपर वाली सरफेस थोड़ी सी स्लाइड करेगी, हल्का सा क्यूब के अंदर बेंड आएगा, और ये सरफेस कुछ ना कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, या रिपीट करना है शेयरिंग स्ट्रेस वाला। यस सर। ये काव्य यस सर किसके लिए बोला, रिपीट करने के लिए या समझ में आ गया उसके लिए। समझ में आ गया। ठीक है। तो यार जब हम ऊपर वाले सरफेस पे लगाते हैं तो ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा मूव कर जाता है, तो किसी एंगल पे चेंजेस आते हैं, तो वो हमारा बन जाता है शेयरिंग स्ट्रेस। तो बस मैं आपको मुद्दे की बात क्या समझाना चाह रहा हूँ। टेंजेंशियल स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर ही लगता है लेकिन चारों तरफ से लगता है। शेयरिंग स्ट्रेस में फोर्स जो हमारा लगता है वो टेंजेंशियल लगता है। तो इसी के बेसिस पे एक थोड़ा सा मेंस और एडवांस टाइप का क्वेश्चन करके देखो, चेक करो ये क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक करो अब। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमारे पास ये कोई एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन है ए। ध्यान देना, ये हमारे पास एक रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे को गिवन है ए। और हमने क्या किया है, यहां पे एक फोर्स लगाया है एफ, यहां पे भी एक फोर्स लगाया है एफ। इस रॉड के अंदर हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन। ये वाला क्रॉस सेक्शन एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भैया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। हमें बताना है भैया, देखते जाओ क्या क्या पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, हमें बताना है व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, कि टेंसाइल स्ट्रेस कितना लग रहा होगा। कौन से इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। दूसरा मेरे को बताना है शेयरिंग स्ट्रेस। तीसरा मेरे को क्या बताना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। और फोर्थ पार्ट,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा हमारा शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा? एक बार चेक करो आपको क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है। यस सर। चलो डन। तो ट्राई टू सॉल्व इट भाई। रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक रॉड है, रॉड का एरिया ए है, लेकिन मैंने रॉड के अंदर एक दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। सपोज इसको एक्स वाई ले लेता हूं। मेरे को इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग बताना है टेंसाइल स्ट्रेस कितना लग रहा होगा, शेयरिंग स्ट्रेस कितना लग रहा होगा, कौन से एंगल पे शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और कौन से एंगल पे शेयरिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होंगे। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो ट्राई टू सॉल्व। एक चीज ठीक करनी है मेरे को, एक मिनट रुको। इसका जो परपेंडिकुलर है वो एंगल थीटा बना रहा है। चलो तो आओ देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप चेक करना। यार ये है वर्टिकल, ये मेरे को इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया कितना है ए। इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूँ, लंबा बना रहा हूँ, आप चेक करना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भैया सपोज ये हमारी लेंथ का ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है ए। लेकिन मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को इस वाले क्रॉस सेक्शन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज एक्स एंड वाई। तो मेरे को बताओ इसका एरिया कितना होगा, पहले तो ये बताओ आप, इसका एरिया कितना होगा। तो यार कैसे कैलकुलेट करोगे भैया, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो इसके एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो यार अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल भी थीटा होगा? एक बार प्लीज चेक करके बताओ। भाई डल रिस्पॉन्स, एक बार फिर से चेक करके बताओ, कोई डाउट है इसमें? भाई किसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं। डन। यार ये अगर एंगल थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो और मेरे को एक्स वाई की वैल्यू बताओ, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो भाई मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस। बेस मतलब ये वाला हो गया हमारे पास। तो बेस की वैल्यू गिवन है ए, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी ए बाय cos थीटा। मतलब अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हो ए सीकेंड थीटा। मेरे को ए की वैल्यू मिल गई है। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए मैंने अभी बोला फोर्स कैसा लगना चाहिए, परपेंडिकुलर लगना चाहिए। लेकिन भाई हमारा फोर्स कहां लग रहा है, हमारा फोर्स तो यहां लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट्स में। तो मैंने इस फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, तो एक परपेंडिकुलर आ जाएगा और एक टेंजेंशियल आ जाएगा। तो मेरे को बताओ परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ कॉस थीटा। और टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ साइन थीटा। तो यार मैंने आपको टेंजेंशियल फोर्स दे दिया, मैंने आपको परपेंडिकुलर फोर्स दे दिया, एरिया की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो कितनी कितनी आएगी। तो अब देखो मैं पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, भैया टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस हमारा हो जाएगा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स जो एफ कॉस थीटा है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की वैल्यू थी ए बाय कॉस थीटा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एफ बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा शेयरिंग स्ट्रेस की, तो यार शेयरिंग स्ट्रेस कितना आएगा, शेयरिंग स्ट्रेस आएगा हमारे पास एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज ए बाय कॉस थीटा। तो मेरे को चेक करके बताओ ये कितनी वैल्यू बन रही है, ये बन जाएगा एफ बाय ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले दो पार्ट चेक करके बताएं सब, भैया कोई डाउट? नो सर। नो Done. सर। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्वेश्चन ने पूछा यार एंगल बताओ जिसपे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम हो। तो आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो भैया कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। थर्ड पार्ट तो इजी था, लेकिन अब फोर्थ पार्ट सोचो, फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको ये चीज वेव ऑप्टिक्स में बताई थी कि जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है।
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। वेरी गुड, हमें साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो f/2a इंटू साइन 2 थीटा बन जाएगा ये। तो मतलब हमारा शेयरिंग स्ट्रेस जो आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है साइन 2 थीटा पे। तो भैया साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, दैट इज ऑन 90 डिग्री, तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था हमारा। चेक करके देख लो, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो। चलो डन, गुड। चलो भैया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, आई होप सबका ये कंप्लीट हो गया होगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, क्वेश्चन को समझना, हमारे पास ये एक पेंडुलम है और हमें ये यहाँ पे पेंडुलम के बॉब का मास गिवन है, मास है 0.5 kg। डन। और हमें बोला हुआ है कि जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, लेंथ इज 0.8 मीटर्स। इस स्ट्रिंग की डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 0.7 mm। और ये वायर एल्यूमिनियम वायर है, तो इसका हमें यंग मॉडुलस गिवन है। फॉर एल्यूमिनियम इट इज 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, वो भी दे देता हूं। साइन 85 डिग्री की वैल्यू गिवन है 0.9962, और कॉस 85 डिग्री की वैल्यू भी गिवन है 0.08572, सॉरी 872। अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं भैया, क्वेश्चन चेक करना, ठीक है? डन। भैया इस तरीके से ले लो, ये मेरा पेन एक पेंडुलम है, इसके नीचे मैंने एक बॉब कनेक्ट किया हुआ है, बॉब का मास हमें गिवन है 0.5, इस स्ट्रिंग की हमें लेंथ गिवन है 0.8, इसका डायमीटर हमें गिवन है 0.7 mm। ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो मैंने इसका यंग मॉडुलस भी दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अब मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा हूं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब क्या है? यस सर। यस सर। डन, मतलब ये एक टाइप का आपका कोनिकल डायग्राम बना देगा, कोनिकल, कि भैया मैं इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल के प्लेन में रोटेट करा रहा हूं, इस तरीके से चीजें को चल रही है। तो यार होगा क्या, जब आप इसको हॉरिजॉन्टल इस सर्कल में कराओगे, तो हमारी स्ट्रिंग पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा, टेंशन फोर्स की वजह से। तो आपको यही कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। चेक कर लो एक बार पूरा क्वेश्चन क्लियर है या कुछ रिपीट करूं मैं? ये एंगल, ये एंगल क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि ये एंगल हमें है गिवन 85 डिग्री। चलो, तो अगर किसी को पहले चेक करो क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछो, और अगर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो फिर सॉल्व करना शुरू कर दो। चलो मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं।
आप चेक करना आपको स्टेप्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कैलकुलेशन में आपके ऊपर ही छोड़ दूंगा एज यूजुअल, चेक करना। भाई सपोज हमारा ये बॉब यहाँ पे पहुंच गया, तो इस पे अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? भैया नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन फोर्स, ये हमारा किसी एक सर्कल में रोटेट कर रहा है तो ये कोई ना कोई रेडियस होगा। तो बस इन फोर्सेस को कुछ ना कुछ इक्वेट करना है। तो यार मेरे को बताओ सबसे पहले हम किसको स्प्लिट करेंगे? क्या मैं टेंशन फोर्स को स्प्लिट करूं या mg को स्प्लिट करूं? भैया मैं टेंशन फोर्स को स्प्लिट कर दूंगा। एक बार चेक करना भैया, अगर मैं टेंशन फोर्स को स्प्लिट कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टी कॉस थीटा, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल एंगल्स बनेंगे। और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास? टी साइन थीटा। तो यार अब मैं इक्वेशन क्या बना के लिख सकता हूं, चेक कर लो। मेरे पास इक्वेशन आएगी टी साइन थीटा। भैया टी साइन थीटा हमारी सेंटर की तरफ जा रही है, और जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसको एक फोर्स चाहिए होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। क्या फोर्स है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² by r। फिर हमारे पास है टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर? भैया टी कॉस थीटा की वैल्यू mg के बराबर। तो यार इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा, या इन दोनों को डिवाइड मत करो क्योंकि मेरे को tan 85 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे साइन 85 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 85 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास v² by r इंटू जी। प्लीज भाई सब लोग यहां तक चेक करके बताएं, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। डन। लेकिन हम ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? मेरे को वेलोसिटी या रेडियस थोड़ी निकालना है। एक मिनट रुक जाओ, इन सबको कैलकुलेट करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इस इक्वेशन को इरेज कर दो। भैया टेंशन फोर्स निकाल लो। टेंशन फोर्स क्या मैं लिख सकता हूं? mg/cos थीटा, सेकेंड इक्वेशन से। भाई सेकंड इक्वेशन से T आ जाएगा mg/cos थीटा। m की वैल्यू गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, और हमें cos 85 डिग्री की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.0872 जो भी गिवन थी। भैया यहां से टेंशन फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी, अभी पूरा सॉल्व मत करना। फिर हमें पता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का मतलब हो गया फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल। मेरे को डेल्टा एल निकालना है तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। फोर्स टेंशन फोर्स होगा, लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन थी 0.8 मीटर्स, डिवाइडेड बाय एरिया आप निकाल लोगे पाई d²/4 या पाई r² से, इंटू यंग मॉडुलस भी आपको गिवन था 7 इंटू 10⁻10। भैया कैलकुलेशन आप पे छोड़ दिया, लेकिन क्या इससे डेल्टा एल कैलकुलेट हो जाएगा? एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। डन। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमें इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ टी कॉस थीटा से ही काम चल जाएगा। हाँ अगर मेरे को रेडियस या कुछ वेलोसिटी की जरूरत होती तो भैया मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ता। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आ जाओ ट्राई चेक कर लो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि यार हमें दो ग्राफ गिवन है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, और ये ग्राफ किसके बीच में है? ये ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अलग अलग मटेरियल के लिए ए एंड बी। यार हमें एक ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। बस यार आपको क्या बताना है बेस्ड ऑन दिस टू ग्राफ, ये मटेरियल ए के लिए, ये मटेरियल बी के लिए। सबसे पहली चीज आपको बताना है किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, विच हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। सेकंड आपको बताना है ज्यादा डक्टाइल कौन है और ब्रिटल कौन है। और आपको लास्ट आपको बताना है कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। चलो
डन काव्य, बिल्कुल सही। ओके हरी, देखते हैं काव्य, ठीक है देखते हैं। हर्ष, आपके सारे आंसर सही है, गुड। भैया तो इसमें कुछ इतना कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज चेक करो, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये मैंने आपको बताया होगा कि अगर ये हमें y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे गिवन है, तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप। यंग मॉडुलस आप लिख सकते हो, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आप मेरे को ये बताओ, आपको कौन से ग्राफ का स्लोप ज्यादा नजर आ रहा है, ए का या बी का? भाई ज्यादा ए। ए का, ए। ज्यादा एंगल ए बना रहा है। तो भैया मैं यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो यंग मॉडुलस ज्यादा किसका है? भैया यंग मॉडुलस ज्यादा ए का है, फर्स्ट पार्ट। अब एक चीज याद रखना, यंग मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा, भाई आई रिपीट, यंग मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा, भैया डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर भी वही होता है। तभी तो हमें यंग मॉडुलस चाहिए होता है। यंग मॉडुलस का बेनिफिट क्या होता है अलग अलग मटेरियल के? भैया मेरे को पता चल जाएगी कौन सा मटेरियल कितना स्ट्रांग है, और उस हिसाब से मैं उसको मशीन पार्ट्स में कंसिडर करूंगा। तो हमारा यंग मॉडुलस अगर ए का ज्यादा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी कौन बनेगा? भैया ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी ए ही बनेगा। क्या फर्स्ट और थर्ड पार्ट क्लियर है आपको? यस सर। डन। अब बात है डक्टाइल और ब्रिटल की। भाई डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा स्ट्रेन को बेयर कर सके, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा हो। क्योंकि डक्टाइल का मतलब यही तो है कि मैं उसको शीट्स वगैरह या वायर वगैरह में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मतलब उसका स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए। तो स्ट्रेन ज्यादा किसका है? भैया स्ट्रेन हमें दिख रहा है ज्यादा बेयर कर पा रहा है ए, वेरस बी तो बिल्कुल यहीं पे टूट गया है। तो भैया हमारा बी क्या बन जाएगा? ब्रिटल बन जाएगा। एक बार चेक करो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या रिपीट करना है? डन। डन। चलो बढ़िया, इसको कंप्लीट करो, फिर आपको नेक्स्ट करता हूं। यार वैसे देखो, मैं आपको एक बार बता दूं, वैसे तो हर टीचर्स ने आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ टिप्स और गाइडेंस दे दी है पेपर को अटेम्प्ट करने की। लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग इतने थोड़े से डीमोटिवेटेड से हो। भैया क्यों, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ एक चीज मैंने जरूर एनालाइज कर लिया है कि आप लोगों ने 11th के पोर्शन पे बहुत कम फोकस किया हुआ है। 12th के पोर्शन पे आपका थोड़ा सा फिर भी ज्यादा ग्रिप है, 11th के पोर्शन पे आपने ग्रिप थोड़ी सी कम करके रखी हुई है। ऐसा क्यों था? चलो देखते हैं, बाकी थोड़े से इसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? Yes. यस सर। चलो डन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स पे, यूट्यूब मैनोमीटर पे। यार यूट्यूब मैनोमीटर हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी हाँ, ज्यादातर अगर आप पूछो कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चन किस पे आते हैं, तो भैया ज्यादातर क्वेश्चन हमारे तीन टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहला बर्नौलिस प्रिंसिपल, सेकंड आएगा कुछ ना कुछ आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड, कैपिलैरिटी सरफेस टेंशन, और थर्ड फिर कुछ ना कुछ ऐसे यूट्यूब मैनोमीटर से बन सकता है। तो एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। तो भैया यूट्यूब मैनोमीटर का क्वेश्चन है, चेक करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं और इस तरीके से थ्योरेटिकल डिक्टेट भी कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि यार ये हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब है। इस यू शेप ट्यूब के अंदर मैंने क्या कर दिया है? भैया हमने मर्क्यूरी फिल कर दिया है दोनों आर्म्स में। दोनों का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन दोनों के अंदर हमने फिल कर दिया है मर्क्यूरी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक मिनट चेक करा देता हूं आपको क्या क्वेश्चन है। डन। इज इंट्रोड्यूस्ड वन ऑन द आर्म्स स्पोर्ट अपर सरफेस ऑफ द ऑयल। डन।
भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर फिल क्या किया, जो बेस लिक्विड है, याद रखो बेस लिक्विड मैंने फिल किया है मर्क्यूरी। क्या आप सबको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता है भैया? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? नहीं पता। भैया याद रखना डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13,600 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। और अगर आप एसआई सीजीएस यूनिट में देखोगे तो हम जनरली लिखते हैं 1.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बस ये एक दो वैल्यूज याद रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने एक जगह फिल किया है ग्लिसरीन, और हमें ग्लिसरीन की डेंसिटी गिवन है। ओ सॉरी, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया और आपने मेरे को टोका भी नहीं, रुक जाओ। भैया हमें डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर हम एक साथ डिस्कस करते हैं, रुको। ये डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 13.6 आ जाएगा ये। और ग्लिसरीन की हमें वैल्यू गिवन है 1.3, सब कुछ सीजीएस में ही गिवन है। और ये गिवन है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंट्रोड्यूस किया है। चलो डन। चलो भैया मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन समझो। मेरे पास यूट्यूब मैनोमीटर है, उसमें मैंने पहले फिल किया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भैया दोनों साइड सेम हाइट को कवर करेगा जब मैंने सिर्फ मर्क्यूरी फिल किया है। पहले चेक करके बताओ इसमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? नो सर। नो डन। सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमने एक जगह क्या फिल कर दिया, हमने एक जगह ग्लिसरीन फिल कर दिया। कितनी हाइट का? भैया 10 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल कर दिया। तो सपोज ये मैंने फिल किया ग्लिसरीन, भैया कितनी हाइट तक? 10 सेंटीमीटर की हाइट तक। ये हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी भी गिवन है ग्लिसरीन की भैया क्वेश्चन में, दैट इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यार होगा क्या, इस साइड है ना थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो मर्क्यूरी का लेवल यहां से उठ जाएगा, मर्क्यूरी कुछ ना कुछ ऊपर तक पहुंच जाएगी। फिर हमने यहां पे इंसर्ट किया ऑयल। भैया हमने ऑयल इंसर्ट किया, क्वेश्चन कह रहा है हमने जो ऑयल इंसर्ट किया उसकी डेंसिटी क्या है? भैया उसकी डेंसिटी ऑयल की हमें गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना कि ऑयल कितनी लेंथ तक फिल करना पड़ेगा, ऑयल। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन बोली हुई है कि अपर सरफेसेस आर एट सेम लेवल। मतलब ऑयल का जो अपर सरफेस है और जो हमारे ग्लिसरीन का अपर सरफेसेस है, ये हमारा सेम लेवल पे है, आर एट सेम लेवल। अब एक बार चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर हुआ या क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। डन सर। डन। तो यार आपको बताना है कि ऑयल की हाइट कितनी होनी चाहिए। चलो सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चंस को। पहले आप इतना बता दो, आपको कॉन्सेप्ट पता है या कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा यूट्यूब मैनोमीटर का? पता है। पता है, ठीक है। काव्य थोड़ा सा खुद ही डायग्राम को देख के एनालाइज करो कि क्या मेरी जो ऑयल की लेंथ आ रही है, क्या वो 10 से बड़ी हो सकती है? ये तो चेक करो। कि ऑयल की लेंथ क्या हमारी 10 सेंटीमीटर से बड़ी हो सकती है? तो तुम जो आंसर दे रहे हो वो तो 10 से बड़ा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वहीं पे फॉल्ट आ रहा है, आंसर सही नहीं है मतलब। सर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कितनी हाइट का, लेकिन मर्करी का लेवल सेम रहे, कुछ और पूछा। नहीं, बस जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वही है। वो पूछ रहा है कि ऑयल आपने कितने लेवल तक फिल किया होगा जिससे दोनों के अपर सरफेस सेम लेवल पे आ गए हैं, ऑयल के भी और ग्लिसरीन के भी। सर मैंने वो निकाल दिया कि मर्करी सेम लेवल पर है, तब कितना डाल दिया।
नहीं 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 नहीं। भैया क्वेश्चन इतना टाइम टेकिंग वाला नहीं है ये। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं यार। इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम यूज करते हैं अपना एक तरीके से कह सकते हो पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि भैया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लाइन मानो, जहां आपका मन करे आप वहां ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हमेशा बेनिफिट कहां मिलेगा ड्रॉ करने के लिए? भाई बेनिफिट वहां मिलेगा जहां पे हमारे दो लिक्विड के इंटरफेस आ रहे होंगे। तो जैसे दो लिक्विड के इंटरफेस कहां आ रहे हैं, एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है। तो मतलब इन दोनों पे ही कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। तो भैया मैं नीचे वाले पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को मान लो यहाँ पे ए, इस पॉइंट को यहाँ पे मान लो बी। तो भैया अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ में क्या लिख सकता हूं, प्रेशर एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट द पॉइंट बी। पॉइंट ए पे प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है? पॉइंट ए पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ग्लिसरीन, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो चीजें एग्जर्ट कर रही हैं। तो आप यहां पे लिखोगे रो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, प्रेशर का फॉर्मूला, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई बी पे चेक करो, बी पे कौन कौन प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? बी पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कुछ ना कुछ मर्क्यूरी का पार्ट, कुछ ना कुछ ऑयल का पार्ट। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कुछ ना कुछ ऑयल का पार्ट इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट वाई, प्लस कुछ ना कुछ मर्क्यूरी का पार्ट, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड आ रहा है, कैंसिल आउट कर दो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ग्रेविटी भी कॉमन आके कैंसिल आउट हो रही है। तो भैया आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके पास बचा डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 इंटू हाइट कितने, 10 सेंटीमीटर। सबको सीजीएस यूनिट में ही छोड़ दो। डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.8, मेरे को उसकी हाइट निकालनी है, मतलब मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है। प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6। भैया एक्स को क्या मैं 10 माइनस वाई लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है ये टोटल हाइट कितनी होगी, 10। तो उसमें से अगर मैं वाई निकाल दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस वाई। चेक करके बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत? पूरी इक्वेशन अब क्लियर है, बस वाई की वैल्यू निकालनी है यार। वाई की वैल्यू निकाल के दे दो, इससे सिंपल इक्वेशन और क्या चाहिए तुम्हें? वाई की वैल्यू निकालो और मेरे को बताओ कितनी आ रही है वाई की वैल्यू, दैट्स इट। यार आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है भैया, सॉल्व कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। वाई की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे? करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? सर आंसर क्या है? 0.9 कुछ ऐसा। आंसर ये क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू 9.6 आनी चाहिए। यस 9.6 आ रही है हर्ष? यस। गुड यार, बढ़िया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। और नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस टेंशन पे बेस्ड है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है। भैया चेक करो, हमारे पास n नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सबका साइज सेम है, सबका रेडियस कितना गिवन है, हमें सबका रेडियस बोला हुआ है कि सबका रेडियस r है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो रही हैं। तो जब ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो रही हैं तो यार होता क्या है, देयर विल बी अ चेंज इन सरफेस एरिया, उसकी वजह से हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। आई रिपीट, पहले तो आप मेरे को ये बताओ, जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, एक चीज बताओ, आप तो मेडिकल मतलब नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए, जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट कंबाइन होगी बड़ी ड्रॉपलेट में तो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ता है? सरफेस एरिया डिक्रीज होता है या इंक्रीज हो जाता है? भैया ऐसा मत करो, मैथ्स वाले भैया याद रखना, सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है जब चीजें कंबाइन करती हैं, सरफेस एरिया विल डिक्रीज। तो यार हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा बोलता कि बड़ी ड्रॉपलेट छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट गई है तो मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स टूटने में उसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती। तो हमने क्या क्वेश्चन में कहा कि वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन हुई है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। मैं आपको क्वेश्चन में एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भैया जो एनर्जी रिलीज हुई वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बिगर ड्रॉप। चलो चेक करो पहले, यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट है या क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर। डन डन सर। भैया, डन डन डन। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है वो चेक करते हैं। भैया एक चीज याद रखो, आपने ये जब भी कैपेसिटर या कुछ भी चीज में पूछा हो, यार चाहे चीजें कंबाइन हो रही हो या टूट रही हो, अल्टीमेटली हमारा क्या चीज सेम रहती है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो यार इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को इक्वेट करो और मेरे को बताओ बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना आ रहा है स्मॉल आर के टर्म्स में। पहले सबसे पहले चीज तो मेरे को ये कैलकुलेट करके दो प्लीज कि बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना आ रहा है स्मॉल आर के टर्म्स में। स्मॉल r इंटू क्यूब रूट n। तो भैया चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब और n ड्रॉपलेट्स हैं इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यार ये 4/3 पाई कट जाएगा तो हमारे पास बिल्कुल सही बोला कैपिटल आर आ जाएगा भैया, r और n टू दी पावर 1/3। इसको लिखने में कंफ्यूजन हो रही हो तो अभी फिलहाल यहीं तक ही लिख दो, हम देखेंगे हमारे रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होगी हम उस हिसाब से इक्वेशन को यूज करेंगे। स्टेप 1 क्लियर है? पहले ये चेक करो, ये स्टेप यस 1 हो गया, यस। डन। आपको स्टेप 1 क्लियर है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? भैया दूसरा स्टेप होता है, याद रखो, हमें कैलकुलेट करनी है सरफेस एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो यार सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्वेश्चन में देना भूल गया, सरफेस टेंशन क्वेश्चन में गिवन सिग्मा है, मैं यहां लिख देता हूं भैया, सरफेस टेंशन देना भूल गया, यहां लिख देता हूं सबसे टॉप पे, सिग्मा इज सरफेस टेंशन। तो यार अब आप मेरे को एक बार बताओ, आप सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो? सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? भैया मैं लिखूंगा इनिशियल सरफेस एरिया माइनस फाइनल सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेरिकल ड्रॉप का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r²। 4 पाई r²। तो भैया लिख डालो, इनिशियल सरफेस एरिया क्या लिखूंगा? n इंटू 4 पाई r² माइनस फाइनल सरफेस एरिया क्या लिखूंगा? 4 पाई कैपिटल R² इंटू सिग्मा। भैया यहां तक भी चेक करके बताओ, यहां तक भी कोई डाउट है तो पूछो।
डन। डन। भैया लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इसी सरफेस एनर्जी जो रिलीज हुई है इसके बराबर होगी। तो भैया कुछ ना कुछ इसको इक्वेट कर दो। हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, मेरे को चेक करके बताओ इधर राइट साइड क्या आ रहा है? राइट साइड सॉल्व करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, और मेरे को फाइनल आंसर चेक करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। एंड प्लीज चेक करते रहना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार। करूं आगे? यस। चलो एक लास्ट स्टेप करके दिखा रहे हो, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। यार इस वाले में से आप है ना 4 पाई, और क्या कॉमन आ रहा है? एक सिग्मा कॉमन आ रहा था। डिवाइड कर दो इसको सेम नंबर से और मल्टीप्लाई कर दो इसको सेम नंबर से। अभी मैं लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हो या कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हो? चॉइस आपकी है। लेकिन एक बात बता देता हूं यार, हमें क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स गिवन है आंसर उसी वेरिएबल के टर्म्स में आना चाहिए यूजुअली। तो मेरे को बताओ मैं स्मॉल आर को छोड़ दूं या कैपिटल आर को छोड़ दूं, मतलब किसको कन्वर्ट करूं मैं, कैपिटल आर को या स्मॉल आर को? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल आर को कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो यार यहाँ पे तो लिख दो आप मतलब आर क्यूब कॉमन लो। आर क्यूब कॉमन लूंगा तो मेरे को बताओ ब्रैकेट में अब क्या बचेगा? आप ये चीज चेक करके बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा। क्या मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में एन बाय आर बचेगा? यस। यस। माइनस मेरे को बताओ इधर क्या बचेगा? इधर लिख सकता आर हूं भैया क्यूब। आर स्क्वेयर बाय आर क्यूब बचेगा। यस। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? भैया एक रीजन था ये करने का, लेकिन अब इसमें गलती हो गई है। भैया मैं आपको बताता हूं गलती क्या हो गई है। प्लीज आप इसको कैपिटल आर ही लो। आप इसमें से कैपिटल आर ही कॉमन लो, मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों, अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें कैपिटल आर क्यूब कॉमन लेना प्लीज, और अब मेरे को बताना अब कितना लिखूं मैं ब्रैकेट में। आर यहां लिख स्क्वायर। एन आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर क्यूब माइनस यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 1/r। अब मैंने ऐसा क्यों किया, एक चीज बताओ यार, इस पूरे बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब होगा। क्वेश्चन यस। में वाटर बोला हुआ है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? भैया वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाई मास। वॉट, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है ना, 4/3 पाई और ये आर क्यूब, इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो 3m सिग्मा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने बस ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इधर से मास और इधर से मास कैंसिल कर सकूं, क्योंकि क्वेश्चन में मास हमें गिवन नहीं है, बस इसलिए किया था। अगर आप बोलोगे सर अब स्मॉल आर क्यूब लेने में क्या दिक्कत थी, स्मॉल आर क्यूब भी ले सकते थे, लेकिन स्मॉल आर क्यूब के लिए इनिशियल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर एन भी आना चाहिए था कॉमन, फिर मेरे को यहाँ पे एन भी कॉमन लेना पड़ता। क्या सबको ये स्टेप आ गया है समझ में, या रिपीट करूं? डन सर। डन। तो बस यार अब वेलोसिटी को सॉल्व कर देना दूसरी साइड ले जाके, इतना तो कर ही दोगे। कंप्लीटेड। जल्दी बता दो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि सब कुछ हमें सीजीएस यूनिट में ही, मतलब कुछ वैल्यूज तो गिवन थी ही नहीं, तो कुछ कह ही नहीं सकते। सर फिर कैपिटल आर रहेगा यहाँ पर?
कैपिटल आर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे को कैपिटल आर को पता है कैसे कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन के हिसाब से कन्वर्ट करना है। वो अब आपके ऑप्शंस पे डिपेंड होगा, इसलिए मैंने आंसर यहीं तक छोड़ दिया। क्यों? अब वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि स्मॉल आर के टर्म्स में गिवन है, कैपिटल आर के टर्म्स में गिवन है, और इसको कितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके गिवन है आंसर। डन। डन। चलो भैया एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट्स इट, बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बर्नौलिस प्रिंसिपल पे। भैया क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर की टोटल हाइट, जहां तक मैंने लिक्विड को फिल किया है, इस कंटेनर की टोटल हाइट गिवन है h। यहां तक भैया मैंने इसमें लिक्विड फिल किया है। यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा होल किया, इस छोटे से होल का ये वाली हाइट हमें गिवन है, कितनी डेप्थ पे किया ये होल, हमने ये होल किया एट अ डेप्थ ऑफ स्मॉल h। तो भैया यहां से हमारा लिक्विड बाहर निकलेगा। डन। कुछ वेलोसिटी से बाहर निकलेगा और कुछ ना कुछ ये रेंज कवर करेगा। तो भैया मैं आपको बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट, आप सबसे पहला पार्ट ही कैलकुलेट कर दो बस, कि आप मेरे को रेंज कैलकुलेट करके बता दो, रेंज कितनी आएगी। स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है भाई? सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? और भाई स्क्रीन शो हो रही है, चेक करो, आपके नेटवर्क इश्यूज होंगे। भैया एक बार चेक कर लो, सबको क्वेश्चन क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं, एक वाटर बॉटल समझ लो कि वाटर बॉटल में मैंने एक होल कर दिया है, मतलब कुछ इस तरीके का एग्जांपल ले लो। ये वाटर बॉटल है, पानी पूरा ऊपर तक फिल्ड है, हाइट h तक, मैंने यहाँ पे होल कर दिया। होल कर दिया तो डेफिनेटली लिक्विड हमारा कुछ ना कुछ वेलोसिटी से बाहर निकलेगा और ये ग्राउंड को किसी एक पॉइंट पे हिट करेगा। तो मेरे को रेंज बतानी है कि ये ग्राउंड को कौन से पॉइंट पे हिट करेगा। क्वेश्चन क्लियर? यस। चलो डन। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। भैया ये क्वेश्चन बर्नौलिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो चेक करो बर्नौलिस प्रिंसिपल की इक्वेशन आपको आती है या नहीं आती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि लिक्विड बाहर निकल रहा है होल से, याद रखना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए मतलब लिक्विड मूव कर रहा है, लिक्विड मूव कर रहा है तो मतलब बर्नौलिस प्रिंसिपल लगानी है, चाहे अब कैसा भी केस क्यों ना हो। आई रिपीट, आपको कैसे पता चलेगा बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाना है? भैया लिक्विड फ्लो कर रहा है तो समझ लेना बर्नौलिस प्रिंसिपल लगानी है। तो मेरे को बर्नौलिस प्रिंसिपल की इक्वेशन बता दो यार, बर्नौलिस प्रिंसिपल की इक्वेशन क्या होती है? भैया नालायकों, कुछ बता दो। किसी को कुछ नहीं याद? भैया बर्नौलिस प्रिंसिपल की इक्वेशन होती है प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी के टर्म्स में चेंज किया है। आई रिपीट, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अब आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स पे, आपको दो पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसपे आप ये बर्नौलिस प्रिंसिपल लगा सको। तो आप मेरे को बताओ आप कौन से दो पॉइंट्स पे बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाओगे? सर एक जहाँ से पानी निकल रहा है और एक ऊपर। हाँ हर्ष रिपीट करो, कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो? हर्ष सही जा रहे थे, थोड़ा सा बता दो। सर जहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है और ऊपर। भैया बिल्कुल याद रखना, इसमें दो जगह पे पॉइंट मार्क कर लो, एक ये पॉइंट ए और एक ये पॉइंट बी। हम इन दोनों पे बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाएंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं भैया, आप चेक करना आपको ये चीज आती है या नहीं आ रही है। भैया सबसे पहले प्रेशर एनर्जी लिखूंगा, पॉइंट ए पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये बताओ। क्या मैं लिख सकता हूं पॉइंट ए पे सिर्फ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्वेश्चन में वाटर बोला हुआ है, ग्रेविटी और वाटर कितनी हाइट तक फिल्ड है,
h हाइट तक फील्ड है, प्लस पॉइंट ए पे तो वाटर मूव ही नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। अब आजा पॉइंट बी पे, भैया मेरे को बताओ पॉइंट बी पे क्या लिखूंगा, भैया पॉइंट बी पे कितना प्रेशर लग रहा है ये बताना जरा, भैया पॉइंट बी, PATM प्लस H2। पॉइंट बी हमारा एक तरीके से ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया ना, क्योंकि मैंने होल बनाया है, तो पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा, PATM ही होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है या रिपीट करूं? क्लियर है। क्लियर है ना, याद रखना जब भी हम होल बना देते हैं तो होल मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया, तो यहां पे भी कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी, और ये कितनी हाइट पे है, भैया ये हाइट चेक करनी है, तो ये हाइट क्या लिख सकता हूं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, प्लस ये लिक्विड हमारा किसी एक वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू निकाल के बता दो v की वैल्यू कितनी आएगी, पहले आप इतना काम कर दो, सर चेक करो। P पॉइंट पर H रो जी नहीं लगेगा। रिपीट करो काव्य, सॉरी सुनाई नहीं दिया। P पॉइंट पर H रो जी नहीं लगेगा। H रो जी, पॉइंट बी की बात कर रहे हो? यस सर। पॉइंट बी के लिए पोटेंशियल देखो, प्रेशर एनर्जी की प्रेशर कितना लग रहा है, तो पॉइंट बी हमारा ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते जाओ, मैं टिक मार दूं इस पे, ये क्लियर है। अब आपको डाउट इसके है कि साथ सर, साथ इसमें H रो जी नहीं लगेगा। नहीं प्रेशर। नहीं नहीं नहीं, एच रो जी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, एक तरीके से आप ये अज्यूम कर लो कि पॉइंट बी मैंने बाहर लिया है, यहां पे लिया है, होल के बाहर, ओके सर। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमेशा मतलब जब भी हम, काव्य एक चीज याद रखना, नेक्स्ट टाइम से बोलने की जरूरत ना पड़े, जब भी आप कहीं होल क्रिएट कर दोगे ना, तो मतलब आप याद रखना कि आप अंदर वाले बात नहीं कर रहे हो, आप बाहर वाले की बात कर रहे हो, तो मतलब उस केस में हम हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक FST में भी डिस्कस कराया था, उसमें भी हमने यही किया था, हमने होल के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिया था। उसके बाद बचा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो मेरे को हाइट देखनी होती है, तो रो जी और ये हाइट, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, तो मैंने वो लिख दिया। अब मेरे को चेक करके बताओ क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, और मेरे को वी की वैल्यू सॉल्व करके बता दो। भैया पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन को सॉल्व करो और प्लीज मेरे को बता दो वी की वैल्यू कितनी आ रही है, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर दो, वी की वैल्यू कितनी आ रही है। √2h अपॉन रो। तो यार मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मेरे पास इधर बचा रो जी कैपिटल H, इधर क्या बचा, रो डब्ल्यू जी कैपिटल H माइनस रो डब्ल्यू जी स्मॉल h, प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर। भैया ये टर्म फिर से कट गए, तो मेरे पास बचा हाफ रो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी एच, रो से रो कैंसिल हुआ, तो v की वैल्यू आएगी आपके पास 2gh स्क्वेयर रूट में। क्या किसी को कोई डाउट है, वेलोसिटी फाइंड करिए जो मैंने, डन। भैया हेमंत गुड, यार वेलोसिटी आ गई तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये मोशन इन 2 डायमेंशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस बन गया, कि जब हम किसी बिल्डिंग से बॉल को स्ट्रेट थ्रो करते हैं तो बॉल एक पैराबोलिक पाथ लेती है। तो क्या यार आपको याद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? भाई बहुत सिंपल है, रेंज का फॉर्मूला होता है क्या भैया, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत, लेकिन हमें टाइम गिवन है क्या, हमें टाइम गिवन नहीं है, ओहो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा और लेंथी हो गया। भैया प्लीज पहले यहां तक चेक करके बता दो, वेलोसिटी तक कोई डाउट तो नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूं। नो सर। डन। भैया क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया लेंथी, हमने वेलोसिटी निकाल ली है, अब क्या करूंगा मैं, टाइम निकालूंगा। तो टाइम में लिखूंगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई एक्सिस, भैया लिक्विड कितनी हाइट से गिर रही है नीचे, लिक्विड गिर रही है हाइट h माइनस स्मॉल h से, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 थी, माइनस हाफ जी और टाइम टी स्क्वायर। तो यार यहां से प्लीज जरा टाइम की वैल्यू निकाल लो, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कटेगा, तो टाइम की वैल्यू आएगी 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट।
टाइम निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, बस रेंज का फॉर्मूले में लिख देना वेलोसिटी इनटू टाइम, बस दोनों फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दो एंड चेक करके बता दो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। भैया डन डन डन, Yes. चलो डन भैया, दैट्स इट फॉर टुडे। अब थोड़ी सी बातें सुन लो कि भैया पेपर वगैरह कैसे अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करो।